तो लीजिए सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी रोजगार। वह दुबली सी लड़की साधना रेस्तरां के बाहर टैक्सी से उतरी और अंदर जाकर कोने की मेज के पास बैठ गई। साधना रेस्तरां निसंदेह किसी कवि मस्तिष्क की उपज है। वहां के किवाड़ पुरानी आबनूस की लकड़ी के हैं, जिनका निर्माण काल 17वीं शताब्दी है। अंदर खाने बैठने की मेजों के पीछे बुक स्टॉल है। दाईं तरफ एक प्लेटफॉर्म है, जहां कोई बड़ी पार्टी हो तो डिनर की मेजें लगा दी जाती हैं, वरना 4-5 शतरंज की मेजें बिछी रहती हैं। सफेद बालों वाले कई बुजुर्ग वहां बैठे मोहरों की साधना में लीन रहते हैं। रेस्टोरेंट में कोई जोर से बात करे या कहकर लगाए तो सहसा उन बुजुर्गों की भौहें तन जाती हैं और चेहरे इस तरह सिकुड़ जाते हैं जैसे उन्हें सख्त चोट पहुंचाई गई है। यूं तो प्रायः रेस्टोरेंट में एक सर्द खामोशी छाई रहती है और केवल छुरी कांटों और मोरों के चलने की आवाज ही सुनाई देती है। वहां बैठकर खेलने वालों की मौन साधना का कुछ ऐसा अभ्यास है कि बाजी का अंतिम मोहरा चलते हुए वे मुंह से बात तक नहीं कहते। वह लड़की मेज पर कोहनियां रखे सीधी नजर से प्लेटफार्म की तरफ देखती रही। उसकी नजर में एक जड़ता थी, जैसे उसके लिए काठ की मोहरों और उन्हें चलाने वाले हाथों में विशेष अंतर न हो। बैरा कॉफी और सैंडविच लाकर उसके सामने रख गया तो वह सैंडविच के जरा जरा से टुकड़े दांतों से काटकर धीरे धीरे चबाने लगी, जैसे उसे हिलाती रही, जैसे कि उस काम में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी हो। प्याली में कॉफी उड़ेलकर वह देर तक चम्मच हिलाती रही, फिर हल्के हल्के घूंट भरने लगी। उसकी आंखें प्लेटफॉर्म से हटती तो दीवार पर स्थिर हो जाती। बीच बीच में वह सतर्क नजर से इधर उधर देख लेती। कॉफी समाप्त करके उसने आंख के इशारे से बिल मंगवाया और ₹1.25 तश्तरी में डालकर खड़ी हो गई। फुटपाथ पर आकर वह भटकी हुई मुद्रा में कुछ क्षण इधर उधर देखती रही। रूखे मुरझाए चेहरों का एक जुलूस फ्लोरा फाउंटेन की तरफ जा रहा था, दूसरा उस तरफ से आ रहा था। स्त्री और पुरुष के भेद से रहित प्राय एक से चेहरे, हैट, कोट, फ्रॉक, स्कर्ट और कॉलर। बस पकड़ने वालों के लंबे लंबे क्यू धीरे धीरे आगे को सरक रहे थे। घंटियों की टनटन और इंजनों की घबराहट के बीच कई कई आकृतियां जल्दी जल्दी सड़क पार कर रही थी। कई एक पहिए एक दूसरे के पीछे घूमते हमवार सड़क पर फिसलते जाते थे। लड़की ने एक बार होठों पर जबान फेरी और एडवर्ड्स होटल की तरफ मुड़ गई। एडवर्ड्स होटल और साधना रेस्तरां के बीच सिर्फ एक गली का फासला है, जो अक्सर वीरान पड़ी रहती है। गली में घुसते ही लिफ्टमैन रहमान ड्योढ़ी में कुर्सी डाले बैठा नजर आता है। लिफ्ट हफ्ते में 4 दिन खराब रहती है, इसलिए ज्यादातर उसे अपनी मूछों पर हाथ फेरने के सिवा कोई काम नहीं होता। लड़की ड्योढ़ी के पास पहुंची तो रहमान उसे सलाम करने के लिए नहीं उठा। मूछ के कोने की उंगली और अंगूठी के बीच मसलते हुए उसने उसे तिरछी आंख से देखा और वह जीने का पहला मोड़ मुड़ गई। तो पहले की तरह गली के शून्य को गंभीर दृष्टि से देखने लगा। लड़की अंधेरे में रास्ता टटोलकर कदम रखती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। रूबी एंड कंपनी, दिशा ब्रदर्स और मोटर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों के पास से गुजरकर वह 4थी मंजिल पर पहुंची। उसकी आंखें फिरोजी शीशे में जड़े मैले अक्षरों से टकराई। राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। पल भर सांस लेकर उसने अंदर पोर्टिको में कदम रखा, जिसमें एक टूटा सोफा सेट, एक पैबंद लगी दरी, एक तिपाई और कुछ कुर्सियां लगाकर मिसेस एडवर्ड्स ने ड्राइंग रूम का नाम दे रखा था। लड़की के अंदर पहुंचते ही वहां बैठकर अखबार पढ़ते 3-4 लोगों की आंखें उसकी तरफ उठ गई। 2-1 की तो भौं पर सवालिया निशान उभर आया। लड़की ने 6 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षणों में दरवाजा खुला और वह अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। ड्राइंग रूम में कानाफूसी होने लगी। अरे कौन है ये? अरे उसकी बहन है, उस हरामी की। हाँ, उसकी बड़ी बहन है, सगी बहन। सुना नहीं है कि सगी बहन है? और इनके माँ बाप? अरे माँ बाप का पता नहीं, यह बहन ही कभी कभी यहाँ आती है। वैसे यह रहती कहाँ है यह भी ठीक पता नहीं। सुना है ये टैक्सी है। और होठों पर मुस्कुराहटें फैल गई। आवाज और धीमी हो गई। यूं तो काफी दुबली सी है, पर कट अच्छा है। वैसे उम्र भी ज्यादा नहीं, 22-23 साल की होगी। 28-30 का तो वही लगता है, पर वह अभी 21 का भी नहीं है। अंदर से खोखला हो चुका है, इसलिए बड़ा लगता है। अरे वह तो कुछ करता धरता नहीं है, दिन रात यहीं पड़ा रहता है। साले की बहन जो कमाती है। और फिर मुस्कुराहटें और लंबी हो गई।
थोड़ी देर में 6 नंबर का दरवाजा खुला और वह लड़की और उसका भाई साथ साथ बाहर निकले। लड़की ने मिसेस एडवर्ड्स के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मिसेस एडवर्ड्स, जिसके पतले चेहरे पर लकीरें और ठोड़ी की तरफ जाती थी, माथे पर 2 स्थायी बल डाले बाहर निकले। यू मिस दारूवाला? यस मिसेस एडवर्ड्स। मिसेस एडवर्ड्स के जबड़े सख्त हो गए। उसने दोनों को अपने कमरे में दाखिल करके दरवाजा बंद कर लिया। मैं कहती हूँ इस बार तुम अपने भाई को साथ ही लेती जाओ, उसने कांपते हाथों से अपने लिए कुर्सी खींचते हुए कहा। यह रहेगा तो एक दिन में ही अपना होटल छोड़कर मैं कहीं चली जाऊंगी। लड़की सामने की कुर्सी पर बैठ गई। उसका भाई खड़ा रहा। मैं तुम्हारा बिल देने आई हूँ, उसने कहा। तुम मेरा आज तक का बिल अदा करो और इसे यहाँ से ले जाओ। लड़की की आंखों में नमी उभर आई। उसका भाई मुस्कुराता रहा। इसे हंसी आ रही है? मिसेस एडवर्ड्स तेज आंखों से देखती हुई बोली, अपनी करतूतों पर इसे शर्म नहीं आती? मैं पैसे देकर यहाँ रहता हूँ, मुफ्त में नहीं रहता। लड़के का चेहरा अकड़ गया और गर्दन कुछ बाहर की ओर फैल गई। तू पैसे देता है? मिसेस एडवर्ड्स रजिस्टर खोलकर गुस्से से उसके पन्ने उलटने लगी। कमाकर पैसे देता तो तेरे होश हवास दुरुस्त रहते। तूने तो जिंदगी में एक ही काम सीखा है, वह खाना और पड़े रहना। हाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ का खाना किसी से खाया जा सकता है। मिसेस एडवर्ड्स की आंखों में चिंगारियां फटने लगी। तो कौन कहता है तुझसे खाने के लिए? क्यों नहीं आज ही छोड़कर चला जाता? वह रसीद बुक में लगाने के लिए कार्बन ढूंढने लगी, पर अपनी उत्तेजना में कार्बन नहीं मिला। कार्बन रजिस्टर के नीचे दब गया। लड़की ने वह निकालकर उसके सामने कर दिया। इसकी किसी बात का बुरा क्यों मानती है मिसेस एडवर्ड्स? उसने मुलायम स्वर में कहा। तुम्हें पता है ना यह बीमार है। यह बीमार है? यह? मिसेस एडवर्ड्स पेंसिल को दबा दबा कर रसीद में संख्याएं भरने लगी। मैं तुमसे ठीक कहती हूँ मिस दारूवाला, इसकी बीमारी सब बहाना है। यह सब घोड़े की तरह तंदुरुस्त है और घोड़े की तरह ही खाता है। जो कुछ तुम्हारे यहाँ बनता है वह घोड़ा ही खा सकता है, आदमी नहीं। मिसेस एडवर्ड्स बहुत अधिक उत्तेजित होने के बाद हताशा की एक सांस लेकर ठंडी पड़ गई। लड़की ने नोट गिनकर उनके सामने रख दिए। उसने रसीद फाड़कर दे दी। सुन रही हैं इसकी बात? वह फरियादी की तरह बोली। अगर यह तुम्हारा भाई ना हो तो मैं इसे एक दिन भी यहाँ ना रहने दूँ। इसी वक्त इसका बोरिया बिस्तर सड़क पर पहुंचा दूँ। उसने नोट उठा लिए और 2 बार गिनकर जेब में डाल लिए। इसे सुबह 1 प्याली दूध और दे दिया करो, लड़की ने उठते हुए कहा। मैं उसके पैसे अलग से दे दिया करूंगी। मिसेस एडवर्ड्स ने तिरस्कार भरी नजर से उसके भाई की तरफ देखा। ना जाने किस खुशकिस्मती में परमात्मा ने तुझे ऐसी बहन दी। जमशेद दारूवाला, वह बोली, तू कतई ऐसी बहन का भाई होने के लायक नहीं। जमशेद दारूवाला ने कंधा मोड़कर नाटकीय ढंग से रुख बदल लिया। मुझसे दोपहर के वक्त रोज ठंडा गोश्त नहीं खाया जाता। वह बहन की आंखों में देखता बोला। इससे कह दो मेरे लिए उस वक्त तरी वाला गोश्त। मैं तरी वाला गोश्त नहीं दे सकती। मिसेस एडवर्ड्स ने जोर से रजिस्टर बंद कर दिया। मैंने एक बार नहीं 10 बार तुमसे कह दिया, रोज इस बारे में बकझक नहीं करती। 5 रुपए 8 आने रोज में बंबई का जो दूसरा होटल तुझे कमरा और 4 वक्त का खाना दे सकता है वहां चला जा। इसे यह चाहिए वह चाहिए, मैंने कह दिया है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तरी वाला गोश्त। और यह मेरे आमलेट में टमाटर भी नहीं डालती। यही बहुत है कि मैं तुझे रोज 2 अंडे का आमलेट देती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की चुपचाप उठ खड़ी हुई और मिसेस एडवर्ड्स से बाय बाय कहकर बाहर निकल आई। उसका भाई कुर्सी को पीठ से पकड़े पल भर खड़ा रहा, फिर कंधे हिलाकर वह भी बाहर चला आया। लड़की जीने की तरफ मुड़ गई तो वह ड्राइंग रूम के सोफे पर बिखर गया। आज तुम्हारा जोड़ का दर्द कैसा है? किसी ने उससे पूछा। जैसा रोज रहता है, उसने होठ सिकुड़कर कहा। रॉटन। मिसेस एडवर्ड ने अंदर कुर्सी पर बैठी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। यह शुरू अक्टूबर की बात है। उसके बाद नवंबर के अंत तक 6-7 हफ्ते वह लड़की नहीं आई। वैसे वह हर 8वें 10वें रोज आकर अपने भाई से मिल जाती थी और उसका बिल चुका जाती थी। इतना लंबा समय पड़ जाने से बिल के साथ साथ मिसेस एडवर्ड्स के गुस्से का मवाद भी बर्दाश्त की हद पार करने लगा। वह रोज जमशेद से पूछती कि उसे अपनी बहन की कुछ खबर है या नहीं। जमशेद एक ही जवाब देता कि उसकी बहन जहन्नुम में चली गई और जल्दी वह भी वहां जाने वाला है। मिसेस एडवर्ड्स कुड़ती हुई अपने दरवाजे तक आती और ड्राइंग रूम में बैठे लोगों के सामने अपना रोना रोने लगती, कहती कि वह औरत है इसलिए लोग उसे इतना तंग कर लेते हैं। आज अगर उसका पति जिंदा होता तो किसकी मजाल थी जो इस तरह व्यवहार करता। मिसेस एडवर्ड्स और उसके परिवार के अलावा जमशेद दारूवाला ही उस होटल की एक निश्चित इकाई था। कोई बैरा या खानसामा भी यहाँ साल भर से ज्यादा नहीं टिकता था, जबकि जमशेद को वहां रहते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया था।
वह भी पहले 2-3 होटलों में हंगामा करने के बाद यहाँ आया था। वहाँ से भी दूसरे तीसरे महीने उसे चले जाना पड़ता, पर मिसेस एडवर्ड्स को एक खास वजह से उसकी बहन का लिहाज रखना पड़ता था। जब तब 5वीं मंजिल के किसी कमरे के लिए उसकी जरूरत पड़ जाती थी और वह हरबंस सिंह टैक्सी ड्राइवर को भेजकर उसे बुलवा लिया करती थी। जमशेद दारूवाला पहले दिन से ही अपनी बीमारी की लंबी चौड़ी तफसील के साथ वहां आया था। उसके फेफड़े कमजोर थे, उसे जोड़ का दर्द था और जब तब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। 2 साल घर से गायब रहकर यह सब बीमारियां साथ ले आया था और यहाँ डॉक्टर हिदायत भी कुछ दिन उसे पूरा आराम करना चाहिए। बहन के साथ उसके फ्लैट में रहने में दोनों को असुविधा थी, इसलिए उसके रहने का प्रबंध बहन ने होटल में कर दिया था। जमशेद सवेरे देर से उठता। जब और लोग तैयार होकर बाहर जा रहे होते तो वह दांतों पर ब्रश करता हुआ बाथरूम की तरफ जाता और जब खाने का समय होता तो वह नहाने के लिए गर्म पानी की मांग करता। लगभग 2:30 बजे जब बैरे छुट्टी कर जाते तो वह डाइनिंग रूम में आकर खाने के लिए चिल्लाने लगता। उस समय प्रायः मिसेस एडवर्ड्स से की उससे झड़प हो जाती। मिसेस एडवर्ड्स इस कानूनी नुक्ते को लेकर लड़ती कि बाहर लगे बोर्ड के अनुसार खाने के वक्त 12 से 2 बजे तक का है, उसके बाद उसे गर्म खाना नहीं दिया जा सकता और जमशेद की नज़र में मिसेस एडवर्ड्स को ऐसा कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। एक बॉर्डर की हैसियत से उसे यह हक हासिल था कि जिस समय चाहे गर्म खाने की मांग करे। मिसेस एडवर्ड्स बड़बड़ाती हुई खुद उसका खाना गर्म कर देती थी और जो भी बना होता उसे लेकर फिर उनसे बहस हो जाती। खूब जमशेद प्लेट पर नजर डालते ही कहता, आज का क्या मेनू है मिसेस एडवर्ड्स? स्लाइस, काले पत्थर के टुकड़े और समुद्र का पानी, सभी सेहत अफजा चीजें हैं। परमात्मा के घर से अपनी अम्मा को बुला ला जो तेरे लिए इससे अच्छी चीजें बना दिया करे। कुछ ही दिन और यहाँ खाना खाऊंगा तो आप ही उसके पास पहुंच जाऊंगा। और मिसेस एडवर्ड्स रोज किसी न किसी के सामने घोषणा करती कि वह 24 घंटे के अंदर अंदर उससे कमरा खाली करवा लेंगी। मिसेस एडवर्ड्स के अलावा आसपास के कमरों में रहने वाले लोगों से भी जमशेद के आदान प्रदान चलते रहते। हर कमरे में जाकर वहां ठहरे हुए लोगों से परिचय कर लेना उसकी हॉबी थी। परिचय के बाद शीघ्र ही वह हर एक से बेतकल्लुफ हो जाता और उससे ड्रिंक की या छोटे मोटे कर्ज की मांग करने लगता। 1.5 साल के इतिहास में उसने किसी का कर्ज कभी लौटाया नहीं था, सिवाय एक कर्ज के जो मारपीट की नौबत आ जाने से मिसेस एडवर्ड्स ने उसकी तरफ से अदा कर दिया था और उसके हिसाब में उसकी बहन से वसूल कर लिया था। नीले या पीले रंग की टी-शर्ट पहने वह ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा सीटी बजाता रहता। किसी भी जवान लड़की के पास से गुजरने पर उसकी सीटी की आवाज ऊंची हो जाती। उसका एक हाथ माथे की लटों से खेलता रहता और दूसरा तरह तरह के नाटकीय मुद्राओं में अभिनय करता रहता। कोई उससे उसका परिचय पूछता तो वह माथे की लट को पीछे झटक कर अदा के साथ कहता, मैं आर्टिस्ट हूँ। फिर वह यह स्पष्ट करता कि अभी वह बीमार है, ठीक होने पर फैसला करेगा कि अपने किस आर्ट को डेवलप करे। शौक उसे सभी कलाओं का था, जिनका थोड़ा बहुत प्रदर्शन वह वहाँ करता रहता था। कभी कार्टून बनाता तो कभी अभिनय के साथ फिल्मी धुनें गाया करता। बहुत दिनों से कोई उसे ड्रिंक देने या सिनेमा दिखाने वाला नहीं मिला, इसलिए आजकल उस पर निराशा का भूत सवार था। वह प्रायः बगलों में हाथ दबाए खिड़की के पास सड़क से गुजरती बसों और ट्रामों को देखता रहता। उसकी दाढ़ी 3-3 दिन की बड़ी रहती। मिसेस एडवर्ड्स की छोटी लड़की रोजा जब भी उसके पास से गुजरती तो वह उसकी गाल मसल देता। उसका नहाने खाने का वक्त अब पहले से भी अनिश्चित हो गया। कभी कोई उसकी बहन के बारे में पूछ लेता तो वह दांत भींचकर कहता, भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। कभी वह उतरकर नीचे सड़क पर चला जाता और मुंह उठाए बस स्टॉप के पास खड़ा रहता। घरघराहट, घंटियों की टन टन आवाजें, वह जड़ नजर से पास से गुजरती दुनिया को देखता रहता। अंधेरा होने पर कई छाएं फुटपाथ के खंभों के साथ सटी हुई नजर आती। टांगे सीधी, जिस्म तने हुए, आंखें इधर उधर देखती हुई सामने रीगल की बत्तियां चमकती दिखाई देती। बस स्टैंड के अंधेरे में खड़ी कोई आकृति व्यस्तता प्रकट करती हुई बार बार घड़ी की तरफ देखती। टैक्सियों के दायरे के पास खड़ी कोई आकृति वातावरण के प्रति उदासीनता प्रकट करती हुई बार बार गले का पसीना पोंछती या मुंह के आगे रुमाल रखकर जरा जरा खांसती। वह आंखें गड़ाकर उन सबको देखता। पेट्रोल पंप के पास खड़े छोकरे रूखे बालों पर हाथ फेरते हुए एक दूसरे की आंखों से इशारा करते। थोड़ी देर में वे आकृतियां टैक्सियों में दाखिल हो जाती और टैक्सियां दाएं और बाएं को मुड़कर भीड़ में खो जाती। उसकी आंखें उधर से हटती तो रीगल की बत्तियों से चुंधिया जाती।
तभी वह चौंक कर किसी बस या ट्राम की खिड़की की तरफ देखता, जो आंखें स्थिर होने से पहले उसके सामने से ओझल हो जाती। दिन में एक आध बार वह बहन के फ्लैट पर भी हुआ था। वहां हर समय उसे ताला लगा मिलता। हरबंस सिंह टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि वह जब भी वहां गया है उसने भी ताला लगा देखा। 6-7 हफ्ते से किसी टैक्सी ड्राइवर को वह नहीं मिली थी। लगता यही था कि वह किसी के साथ बंबई से बाहर चली गई होगी, या शायद जमशेद रात को देर देर तक मैरिन ड्राइव पर या इंडिया गेट के पास घूमता रहता। नरीमन पॉइंट की सीढ़ियों पर वह तब तक बैठा रहता जब तक समुद्र का पानी उसकी टांगों तक ना बढ़ा था। रात की रोशनी में चमकती सुनसान सड़कों पर से लौटते हुए उसे लगता कि वह चल नहीं रहा, किसी तरह अपने को घसीट कर आगे ले जा रहा है। वह देर से वापस आकर उस बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाता तो पहले उसे चौकीदार की बड़बड़ाहट सुननी पड़ती, फिर जीने से में बिखर कर सोए व्यक्तियों के ऊपर से लांघना पड़ता। कमरा खोलते हुए साथ के किसी कमरे से खाली खांसी के शब्द सुनाई देते। वह पलंग पर लेट जाता तो खांसी की आवाज आसपास के सारे वातावरण में छा जाती। वह कई कई बार तकिए की स्थिति बदलता या पैताने होकर सोने की कोशिश करता। खांसी की आवाज बंद होती तो कहीं से घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती। सुबह जब आंख खुलती तो 12-12:30 बज चुके होते। कमरे से निकलते ही मिसेस एडवर्ड्स से उसका टकराव हो जाता। उसे देखते ही मिसेस एडवर्ड्स की त्योरियां चढ़ जाती। वह किसी और की तरफ देखकर कहती, लो साहब उठ खड़ा हुआ। वह दांतों को ब्रश से रगड़ता हुआ उसके पास से निकलकर चला जाता। उधर से लौट कर आता तो भी मिसेस एडवर्ड्स कोई वैसी ही बात कह देती। अब 2 बजे साहब नाश्ता करेगा। 2 बजे नहीं, 3 बजे करेगा साहब नाश्ता। एक दिन जमशेद बुरी तरह भड़क उठा। तुम्हारे पेट में क्यों तकलीफ होती है? मिसेस एडवर्ड्स तमक कर खड़ी हुई। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मेरा पैसा लगता है। तेरा बाप यहाँ मेरे लिए अपनी जायदाद नहीं छोड़ गया। ज्यादा बक नहीं। मिसेस एडवर्ड्स गुस्से में सब कुछ भूल गई। तू शर्म से डूब नहीं मरता? बहन के बाप की कमाई की रोटी खाता है और मेरे सामने आंखें तरेरता है। थू है तेरे जैसे आदमी पर। जमशेद के हाथ ऐसे ले जैसे अभी गले से पकड़ लेगा, पर उसके घुटने नहीं हिले। वह जकड़ा सा अपनी जगह खड़ा रहा। मिसेस एडवर्ड्स 5 नंबर के सेठ के सामने जाकर रोने लगी। सुना सुमने सेठ जी, यह आदमी मुझे गाली देकर कह रहा है, मेरे होटल में रहकर मेरी रोटी खाकर शर्म नहीं आती इसे, बेशरम बेहया। मेरा मर्द आज जिंदा होता तो देखती कौन मुझे इस तरह गाली देता। जमशेद दांत पीछे तेजी से मड़ा और उसने कमरे में जाकर धम से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद पतलून कमीज पहने उसी और तेजी के साथ निकला और किवाड़ जोर से पीछे धकेलकर जीने से नीचे चला गया। उसके बाद वह फिर लौट कर नहीं आया। रात के 11 बजे तक मिसेस एडवर्ड्स इंतजार करती रही। उसके बाद उसने कमरे में को ताला लगवा दिया। 3 दिन वह ड्राइंग रूम में हर एक के सामने रोती कलपती रही। चौथी रात उसने 2 आदमियों के सामने ताला खोला और सामान की जांच की। कपड़ों वाला ट्रंक खुला था। मुचड़ा हुआ नाइट सूट चारपाई पर पड़ा था। मेज पर दवाई की कुछ शीशियां और एक खाली पोस्ट कार्ड रखा था। एक टॉनिक की शीशी अभी खाली नहीं हुई थी। फर्श पर टूटी हुई काली बाथरूम चप्पल, 2 एक पुराने बदबूदार मोजे पड़े थे। जंग खाई शीशी के पास टूटी हुई कंघी और बदनुमा शेव का सामान। तकिए के नीचे एक फटी किताब थी। ये सब चीजें बैरे से उठवाकर उसने अपने कमरे के कोने में रखवा दी। सारा समय वह दूसरों को सुनाकर कहती, यह कूड़ा मेरे लिए छोड़ गया है, हाय इसे छूंगी भी नहीं। मेरे 7 हफ्ते का बिल है। लोग मेरे एहसान का मुझे यह बदला देते हैं। और अगले दिन 6 नंबर कमरे में नया किराएदार आ गया। इसके 18-20 दिन बाद एक शाम को जब एक व्यक्ति ड्राइंग रूम में चाय पी रहा था तो एक दुबली लड़की जीने में आकर क्षण भर के लिए ड्योढ़ी पे रुकी, फिर रुमाल से माथे का पसीना पोंछती हुई अंदर आ गई। ड्राइंग रूम में बैठे व्यक्तियों की आंख में फिर सवालिया संकेत पैदा हो गए। एक ने कंधे झटक दिए और दूसरा मुंह बनाकर चाय पीने में व्यस्त रहा। लड़की ने 6 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलने पर वह थोड़ी अचकच आ गई। अरे, जमशेद दारू वाला यहाँ नहीं है? उसने पूछा। उस कमरे में जाकर पूछना मांगता है, उसे जवाब मिला। होटल का प्रोपराइटर उधर रहता है। लड़की ने मिसेस एडवर्ड्स का दरवाजा खटखटाया। मिसेस एडवर्ड्स उसे देखकर अचकच आ गई। यू मिस दारू वाला? यस मिसेस एडवर्ड्स, आओ आओ, उसने अंदर दाखिल करते हुए कहा। लेकिन वह तुम्हारा भाई कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। यहाँ? मिसेस एडवर्ड्स के गले में एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। यहाँ से तो वह कई दिन हुए भाग गया। व्हाट अ मैन, बैठो कुर्सी लो। लड़की कुर्सी की बाहें पकड़कर बैठ गई। मेज पर हिसाब का रजिस्टर और रसीद की कॉपियां करीने से रखी थी।
टाइम पीस के काले डायल के आगे सफ़ेद सुइयां चमक रही थी। हर चीज़ जैसे घड़ी की आवाज़ के साथ टिक टिक कर रही थी। लड़की ने होठों पर जबान फेरी। मिसेज एडवर्ड्स ने अपनी कुर्सी का रुख बदल लिया। कितने दिन हुए उसे यहाँ से गए? लड़की के गले में कुछ खराश आ गई। आज 22-23 दिन हो गए। लड़की सुनी आंखों से मिसेज एडवर्ड्स के चेहरे को देखती रही, जैसे वह चेहरा न होकर कोई बेजान चीज हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक गईं। अरे तुम इतने दिन कहाँ थी? हम रोज हरबंस सिंह से पता कराती रही। वह कहता था। हाँ, मैं अस्पताल में थी। लड़की कठिनाई से शब्दों को जबान पर लाई। अस्पताल में? बीमार थी क्या? लड़की ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा। हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन? किस चीज का ऑपरेशन? लड़की की आंखें ऊपर उठी, फिर झुक गई। मिसेज एडवर्ड्स की आंखें उसके चेहरे को टटोलती रही। तुम्हारा मतलब है तुमने? लड़की की आंखें उठी, फिर झुक गई। मिसेज एडवर्ड्स की त्योरियां गहरी हो गई। लड़की की आंखें कई क्षण उठी, उसके होठ कांपते रहे। मिसेज एडवर्ड्स ने एक लंबी सांस ली। लड़की कुछ क्षण अपने में खोई रही, फिर सहसा उठकर खड़ी हुई। तुम्हारा भाई का सामान पड़ा है। मिसेज एडवर्ड्स ने कोने की तरफ इशारा कर दिया। लड़की कई क्षण कोने में पड़ी चीजों को देखती रही। इन्हें बेचकर पैसे का हिसाब में जमा कर लेना, उसने कहा। लेकिन मिसेज एडवर्ड्स भी बिल बुक को सहलाती हुई खड़ी हुई। इनमें बिकने वाली कोई चीज नहीं है। उसका 7 हफ्ते 3 दिन का बिल बाकी है। अच्छा, जितना बाकी है मैं दे जाऊंगी। यही समझो कि पूरा ही बाकी है। हाँ, मैं दे जाऊंगी। और जल्दी से दरवाजा खोलकर वह जीने की तरफ बढ़ गई। फुटपाथ पर आकर वह सड़क पर से जाती हुई धुंधली रेखाओं को देखती रही, फिर साधना रेस्तरां के अंदर चली गई। सामने प्लेटफॉर्म पर कई जगह शतरंज की बाजियां चल रही थी। गंभीर चेहरे, गंभीर आंखें और बगलों की तरह मोहरों पर पड़ते हाथ। लड़की ने चेहरा सख्त किए हुए एक बार आंखों पर रुमाल फेरा, फिर अच्छी तरह आंखों को रुमाल से दबा लिया। मोहरों को उठाते क्षण भर के लिए हाथ रुके और गंभीर चेहरे की रेखाएं कुछ और गंभीर हो गई। बैरा पास आया। लड़की ने धुंधली आंखों से बैरे की तरफ देखा, सहसा उठकर रेस्तरां से बाहर आ गई। पटरी के चिकने पत्थरों पर अस्थिर कदम रखती हुई बस स्टॉप के पास जाकर खड़ी हो गई। भीड़ से लदी बसें ट्राम म्यूजियम की तरफ जा रही थी या उधर से इस तरफ आ रहे थे। टैक्सियों के दायरे में कितनी ही टैक्सियां जमा थी। आर्ट गैलरी के बाहर बहुत भीड़ थी, शायद कोई प्रदर्शनी चल रही थी। बस पकड़ने वालों के कील धीरे धीरे आगे सरक रहे थे। लड़की देर तक जड़ सी अपनी जगह पर खड़ी रही और इधर उधर से उधर देखती रही।